नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत सदैव और हमेशा अदब के साथ आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग एक ऐसे गंभीर मसले पर विचार करेंगे जो हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित रखता भी है और बहुत ही संजीत और मार्मिक है। देखिए, परसों संसद में किसी ने बात उठाई और पेपर में अखबारों में काफ़ी आ गया कि चीन जो है जासूसी करवा रहा है कई हस्तियों की, यहाँ तक कि राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्री, सेना अध्यक्षों की और रक्षा मंत्री की, क्या क्या इस सब। अच्छा, और लेकिन ये अखबारों ने इस खबर को नहीं छापा। अखबार वास्तव में देश के दुश्मन है कि सरकार ने इस तरह के जासूसी वाले तंत्र को मोदी सरकार ने उसको ध्वस्त कर दिया है। ये किसी यूट्यूब के में बता रहे थे कि अखबार वाले ये नहीं दिखा रहे हैं, बस दिखा रहे हैं कि जासूसी हो रही है और सरकार जो है हाथ पर हाथ रख कर के बैठी हुई है। यानी कितना झूठ सब बोलते हैं ये चैनल वाले और देश के लिए नुकसानदेह और ख़तरनाक भी हैं। इस समाज और देश के शत्रु हैं। तो खैर, इस संबंध में चूँकि मैं केंद्रीय सरकार के मंत्रालय में मैं रहा हूँ, हमने देखा है कि और जैसा कि उसमें मालूम हुआ कि ये जो चीनी कंपनियां हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल और सॉफ्टवेयर की, वो कोई इस तरह से बहुत ख़तरनाक अपने मशीनों में अपने इंस्ट्रूमेंट्स में ऐसा चिप डालती हैं कि आपका डेटा, यहाँ का डेटा वो सीधे जो है वो उस कंपनी के पास ऑटोमेटिक पहुँच जाए। ये खबर मिली थी और वो चीनी कंपनियाँ ये देखने में आता था कि सूटकेस में पैसे भर करके तमाम जो है चक्कर लगाती थी, कभी संचार मंत्रालय का, कभी BSNL हेडक्वार्टर का, कभी MTNL हेडक्वार्टर का, कभी PMO का। और ये सोनिया मनमोहन की सरकार की मिली भगत थी चीनी कंपनियों से, जो कि जानते हुए अब पूरे देश में इसकी चर्चा भी थी कि ये चीनी कंपनियां जैसे कि हुआवेई, अब तो खैर नाम इसका आ रहा है, जिन्हुआ का नाम आ रहा है, तो कितनी खतरनाक है। तो सोनिया मनमोहन की सरकार या UPA की सरकार जो है वो जानते हुए, और यह भी पता अब तो खैर अंदेशा है कि काफ़ी जो है वो रिश्वत लेकर के जो है उन कंपनियों के वो इक्विपमेंट के उपकरण को लगवाया गया और फिर उनके लिए जो ये मोबाइल और इसके मार्केट खोले गए, उसके पीछे भी यही है कि जानते हुए कि जो है कि ये कंपनियां जासूसी भी करती हैं, तब भी उनको बढ़ावा दिया गया। तो इसी को बोलते हैं देश का गद्दार।
देश का गद्दार यही है। अब कोई जेएनपीसी का, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी का कोई नेता अब किस स्तर का है, किसी इस विषय में न जा करके ये कह रहा था कि मैंने एक व्यंग कस रहा था कि जो दर्जा पाँच पास नहीं थे उनको मैंने नौकरी लगवाई और वो यह है वह है, आज उनके बच्चे हमको गद्दार कह रहे हैं। ये वो तरह तरह से कुछ भी कह ले, बात देश की है। देश के साथ गद्दारी यदि जयचंद ने किया है तो वो मतलब कि यहाँ के शासक पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ जो है वो गद्दारी करके जो है वो मोहम्मद गोरी को जितवाया और इनको पृथ्वीराज चौहान को हरवाया, तो वो गद्दार है। अपने नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ जा कर के उसका सेनापति मीर जाफर और अपने नवाब सिराजुद्दौला की 18,000 सेना को ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लाइव के महज 300 सैनिकों के आगे आत्मसमर्पण करवा करके ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद डलवाई, तो वो गद्दार है मीर जाफर इस मुल्क का। ये नेहरू जो ये तिब्बत है, तिब्बत का क्षेत्रफल जैसा पिछले एपिसोडों में बताया गया है, इसमें भी बताया जा रहा है और आगे भी बताया जाएगा कि तिब्बत का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 2/3 है, 2/3 है। काफ़ी बड़ा वो क्षेत्रफल है। बौद्ध लोग रहते थे और उसको जो है साजिश करके चीन के पक्ष में ये गद्दार नेहरू ने वो जो नरसंहारी विस्तारवादी वो जो संगठन है कम्युनिस्ट की, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी, उसके हवाले कर दी। ये गद्दारी है, तो ये गद्दारी है। और फिर बुला करके उसके प्रधानमंत्री चाउमिन लाई को देश में एक धोखेबाजी वाला, विश्वासघाती वाला एक नारा लगवाया, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। उस धोखेबाजी विश्वासघाती नारे के पीछे उसने भारत की पीठ में छुरा घोंपवाया, एक गद्दार नेहरू आक्रमण करवाया और फिर अक्साई चीन सहित 45,000 वर्ग मील अपने दुश्मन नंबर 1 चीन के हवाले किया ये गद्दार नेहरू। तो इसी को तो गद्दार कहते हैं। और संसद और लोकसभा में क्या बोल रहा है वो गद्दार नेहरू कि अक्साई चीन चला गया तो कोई बात नहीं है, उस पर एक घास भी नहीं उगती है। गद्दारी कर सकता है। अब ये विडंबना जरूर है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री वही रहा जो इस देश के साथ गद्दारी कर रहा था। तो ये तो अंग्रेजों की साजिश थी कि सत्ता यदि सत्ता का हस्तांतरण हो तो वो अंग्रेजों का माने जो साम्राज्यवादी ताकतें अंग्रेज हैं उनका एजेंट ही बैठे जो कि इस देश को हमेशा कमज़ोर वो करता रहा। भारत से अलग होकर के पाकिस्तान यदि कोई बात थी, यदि अलग होकर के अपना शांति से रहता तब भी कोई बात नहीं है। ये जो सत्ता हथियाने के लिए पाकिस्तान जो बनवाया वो तो उसको सत्ता मिली ही। पाकिस्तान अलग होकर के वो साम्राज्यवादी ताकतों का एजेंट हो गया, वो दुश्मन ताकतों का। और उस दुश्मन ताकतों में कौन है? अमेरिका। अमेरिका की गोद में ही बैठा रहा पाकिस्तान और अमेरिका इसको हथियार और पैसा रुपया दे करके भारत के खिलाफ जो है उसको इस्तेमाल करता रहा। पैटर्न टैंक उसने दिया जो है वो 1965 की लड़ाई। तो यह है भारत के खिलाफ एक पाकिस्तान को पैदा किया गया एजेंट
अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों के एजेंट नेहरू के द्वारा, और इसीलिए नेहरू को सत्ता भी दिलवाई। और नेहरू जो है वो उस पद का भूखा था, देश विरोधी भी था और गद्दार भी था, इसी को तो कहते हैं गद्दार। लेकिन देखिए ये बात इसलिए कही जा रही है कि जिस देश में पूजा होनी चाहिए हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, जिस देश में पूजा होनी चाहिए शहीद आजम भगत सिंह की, जिस देश में पूजा होनी चाहिए चंद्रशेखर आज़ाद की, जिस देश में पूजा होनी चाहिए अमर शहीद अशफाकुल्लाह जी की, जिस देश में पूजा होनी चाहिए अमर शहीद खुदीराम बोस जी की, जिस देश में पूजा होनी चाहिए अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती जी की, जिस देश में पूजा होनी चाहिए अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई जी की, जिस देश में पूजा होनी चाहिए अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रमा जी की, जिस देश में पूजा होनी चाहिए अमर शहीद श्रीमती रानी गडिलू जी की इत्यादि की। इन अमर शहीदों के महत्व को पैर तले कुचल करके इन गद्दारों की जो पूजा करवाने की साजिश है, यह देश को जानना चाहिए। यदि वो पीढ़ी नहीं जानी तो बाद की पीढ़ी को जानने का फर्ज है, और यदि नहीं जानती है तो फिर उसी गद्दारों की साजिश के पाटन में ये पिसती जाएगी। इतना ही भारतीय आवाम ताकत दल वो कहना चाहता है कि जब तक इन गद्दारों को बेनकाब करके उनकी जगह नहीं दिखाई जाएगी, तब तक हमारे इन अमर शहीदों जिनकी बदौलत हमको आज़ादी मिली, उनका महत्व जो है जनमानस के सामने आएगा नहीं। और इसकी साजिश में वो बीजेपी आरएसएस भी जेएनपीसी के साथ में है। जेएनपीसी तो आप लोग समझे गए होंगे, और बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी जेएनपीसी मतलब गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी काकस। ये कांग्रेस नहीं है। ये आप लोग एक भ्रम या भूल या गलती बस उसको कांग्रेस कह रहे हैं। कांग्रेस है ही नहीं ये। कुछ मायनों में कांग्रेस वो थी जिसमें कि वो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय और राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और एम ए अंसारी आज जैसे महान राष्ट्रवादी देशभक्त नेता थे, वो कांग्रेस थी। यह तो बहुत घटिया किस्म का एक पारिवारिक कुनबा है, देश विरोधी, देश का बहुत खतरनाक दुश्मन टाइप, बहुत दुश्मनी की है इस मुल्क से। लेकिन इस जेएनपीसी ने आरएसएस की मदद से, आरएसएस के जरिए हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में इस तरह का एक दृष्टिकोण, एक गलत दृष्टिकोण, गलत नज़रिया भरा हुआ है कि इन सब के लिए इस देश के मुसलमान वो जिम्मेदार हैं। देश को मुसलमानों ने बंटवाया, जिन्ना ने बंटवाया, और ये नेहरू और मोहनदास करमचंद गांधी बिल्कुल पाक है, और कोई भी गलती। इसलिए इस मानसिकता को भी वो बदलने की ज़रूरत है कि हमारे खास करके हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन इसको गद्दार समझे, और बिला वजह जो है इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पूरे समाज को वो निशाना न बनाए। हाँ, इस इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में एक दुख की बात है कि उसमें कुछ कट्टरवादी तत्व हैं, और वही कट्टरवादी असामाजिक तत्व है उसी जेएनपीसी के द्वारा ही पाले जाते हैं, और वो कट्टरवादी असामाजिक तत्वों में हिंसक तत्व भी हैं। जब भी हिंसा करवानी होती है तो यही जेएनपीसी या जेएनपीसी की जो अवतार है, जो केजरीवाल आम आदमी पार्टी वाला,
उन्हीं हिंसक असामाजिक तत्वों से ही जो है इस देश में हिंसा फैलवाता है। लेकिन उसके लिए पूरे हमारे इस्लाम आस्था वाले पूरे भारतीय भाई बहनों समाज को निशाना बनाना एक तो नाइंसाफ़ी तो है ही, दूसरी अपने भारतीय समाज को कमज़ोर करना है और भारत राष्ट्र को कमज़ोर करना है। तो उसके तो जीएनपीसी के मैंने साजिशों का शिकार नहीं बनना है किसी को भी। और दूसरी बात कि हाँ, एक गलत बात जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में, वो जो बोल दिया था, बोलता रहता है आरएसएस वाला, ये हिंदू राष्ट्र का इतना बेजा इस्तेमाल, मैंने हिंदू राष्ट्र का नहीं, हिंदू राष्ट्र की एक काल्पनिक शैतान, एक वो इमेजिनरी गोस्ट का बहुत बेजा इस्तेमाल हो रहा है दोनों ओर से। जो बीजेपी वाले जो ये प्रचारक हैं वो भी, और उस पर जो अपनी राजनीति चमकाने वाले, दोनों इस समाज में बहुत ही एक भेद विभेद, दूरी, शंका शुभा, कभी नफरत, कभी हिंसा को जन्मते रहे। तो वो जो जीएनपीसी का कह रहा था कि हमको गद्दार कहा जाता है, अरे भाई वो देश बताएं कि तो हाँ। और इधर जो अमूमन हमारे सभी नहीं, अमूमन हमारे माने ये हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन, वो इस जीएनपीसी को, मोहनदास करमचंद गांधी को या नेहरू को गद्दार नहीं मानते हैं। पहले वो उनका निशाना हो जाता है इस्लाम आस्था वाले यानी मुसलमानों के खिलाफ। ये इस तरह का एक आम नज़रिया है। तो इधर से ये है। और इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में जो वो बोलता रहता है आरएसएस वाला, हिंदू राष्ट्र वाली बात, तो उसके चलते इस इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के निशाने पर सबसे पहले आरएसएस होता है और इसके बाद बीजेपी होता है। उनकी नज़रों में यह जीएनपीसी यानी देश के लिए खतरनाक नहीं लगती है, देश के लिए गद्दार नहीं लगती है। जिन्ना साहब के पक्ष में यानी एक शब्द बोल नहीं पाते हैं। सिर्फ बीजेपी और आरएसएस, बीजेपी आरएसएस के बहाने वो सारे देश के दुश्मनों को जिस प्रकार लगता है कि उनको कबूल है, गद्दार जो है कम्युनिस्ट वाले भी कबूल हैं, इस वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को ये, और जो है जीएनपीसी कबूल है, सपा कबूल है, बसपा कबूल है, सभी। लेकिन आरएसएस बीजेपी से घृणा, इस तरह की मानसिकता जो है इन सबों ने फैलाई है। तो दोनों ओर से इस देश के जो गद्दार हैं, देश के दुश्मन हैं, जीएनपीसी, वाम दल, सपा वाला बच जा रहे हैं। तो कोई बात नहीं है, हमारे पूरे इस भारतीय समाज के आदरणीय भारतीय भाई बहन, आदरणीय हमारी भारतीय अवाम बिल्कुल वही राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर के हमारे अमर शहीद श्रीमती रानी कड़ुलू के जज्बे को अपने दिलो दिमाग में अपने मस्तिष्क में विकसित करें, उस नजरिए से देखें। वो खुद ब खुद अपने आप स्पष्ट हो जाएगा कि कौन गद्दार है। जो मूल के साथ गद्दारी करे वो गद्दार है। धार्मिकता के हाँ सारी धर्म नहीं करना है, पांथिक आधार पर जो कहते हैं हिंदू सनातन में यदि निशाना बनाना होता है नेहरू पर, तो बोलते हैं नेहरू हिंदू विरोधी। बस तो हिंदू विरोधी के नाम पर जो है वो घृणित है नेहरू पर। लेकिन नेहरू ने गद्दारी किया, इसके आधार पर जो है माने वो हिंदू सनातन में काफ़ी लोगों को घृणित नहीं है। तो अब 60-70 सालों से तो इसने
ऐसी वो मानसिकता विकसित की। चूँकि इस देश के दुश्मन थे, गद्दार थे, तो वो अपने हिसाब से इस मुल्क को कैसे कमज़ोर किया जाए, कैसे तरह तरह की साजिशें की जाए, यही वो करते थे। इसके बाद आए ये उनके छोटे मियाँ, छोटे भाई बीजेपी वाले, ये दूसरे तरह का कि बीजेपी को लाओ, बीजेपी को वोट दो, मोदी जी को गद्दी पे बिठाओ, तभी हिंदू राष्ट्र बन सकता है, हिंदुत्व की रक्षा हो सकती है। ये विकास तो मुखौटा है, विकास के नाम पर नहीं, सिर्फ ये इस तरह की मानसिकता भरी है। भारतीय आवाम ताकत दल ने बराबर कहा है इस भ्रम जाल से निकलने का 2 ही 3 इसके फार्मूले हैं, रास्ते हैं। एक तो मान लीजिए कि जो धर्म की बात कही जाती है, हिंदू सनातन धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, पारसी धर्म, ये धर्म नहीं है। इसको दिमाग में बिठा लीजिए, धर्म नहीं है। ये रिलीजन या मज़हब या सेक्ट या सबसे उत्तम शब्द है पंथ। ये अलग अलग पंथ हैं, और जो पंथ हैं तो व्यक्तिगत आस्था का वो सवाल आ जाता है। व्यक्तिगत रूप से कोई भी किसी भी पंथ को अपना सकता है, पूरी छूट है। अब उसमें भी देखिए वो लव जिहाद की बात पर तमाम वो पैनल बिठा देते हैं। अरे भाई, लव जिहाद हो, कोई भी हो, पता नहीं क्या हो, वो एक कानून व्यवस्था का सवाल है। अब लव जिहाद को इस तरह से दिखाने से फिर समाज में वही भेद विभेद, तनाव। तो ये चैनल वाले बहुत ही दुष्ट हैं, बहुत ही दुष्ट हैं, समाज विरोधी हैं, देश विरोधी हैं। यदि लव और उस प्रकार प्रलोभन के आधार पर जो मिशनरी, क्रिश्चियन मिशनरी भी धर्म परिवर्तन को यानी प्रेरित करती हैं, उकसाती हैं। आकर्षित करती हैं प्रलोभन के आधार पर, तो वो भी, तो ये सारे मामले जो हैं, लेकिन उसको नहीं दिखाएंगे सर, चूँकि उससे उतना भेद विभेद वो नहीं फैलेगा। लेकिन लव जिहाद को जरूर दिखाएंगे। तो चाहे लव जिहाद हो, चाहे वो प्रलोभन के आधार पर धर्म परिवर्तन है, ये शुद्धतः कानून व्यवस्था का सवाल है। सरकार को बिल्कुल सख्ती से जो अपराधी है उसको ठिकाने लगाए और पीड़ित को बचाए। ये धर्म है, ये धर्म है, ये फर्ज है उस सरकार का। और कभी भी अपराधी को इस दृष्टिकोण से न देखा जाए कि वो किस संप्रदाय का है, हिंदू मुस्लिम है कि ईसाई है। पीड़ित है, पीड़ित को बस यही मतलब कि अपराधी को अपराधी माना जाए और पीड़ित को माना जाए कि हमारे देश का नागरिक है, हमारे देश का भारतीय भाई बहन है। इसी दृष्टिकोण से देखना चाहिए। लेकिन देखिए लोग क्या कर रहे हैं, राम जन्मभूमि पूजन में पहुंच जाएंगे वहाँ, कि किसी और में पहुंचते हैं मोदी जी? नहीं पहुंचते। शायद वो गुरु नानक वाले में पहुंच जाएंगे, लेकिन इस्लाम के में नहीं पहुंचेंगे, ईसाई वाले में नहीं पहुंचेंगे। तो ये खुद ही जो है समाज में भेद विभेद जो है पैदा करने के हर एक कारनामे कर रहे हैं। और जब ये करते हैं तो दूसरी ओर भी जो समाज विरोधी और देश विरोधी ताकतें हैं, इसी का बहाना बना करके समाज विरोधी, देश विरोधी हरकतों में करने के लिए उनको ताकत मिल जाती है। मोदी जी जब गए वो राम जन्मभूमि पूजन में, तो वो असदुद्दीन ये नहीं कह रहा है कि भाई इन्होंने संविधान, माने चूँकि ये संवैधानिक हस्ती हैं, प्रधानमंत्री एक संवैधानिक हस्ती होता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होता है, तो इन्होंने संविधान विरोधी काम किया।
जो उनका संवैधानिक दायित्व था उसके विपरीत काम किया। ये अपराध है ये मोदी जी का, बिल्कुल है। लेकिन वो बोल क्या रहा है, असदुद्दीन ओवैसी कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र की नींव लग गई। तो ये हमेशा समाज में हमेशा नफरत और भेद विभेद की बात करते हैं सब। ये असदुद्दीन ओवैसी लोग, कई लोग हैं, अकेला नहीं होगा, और लोग भी होंगे। तो बात आई थी कि जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वो भी जान लें, पूरा देश जान ले कि यह देश पंथ आधारित, इसको अंग्रेजी में कहते हैं थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है। न तो ये हिंदू राष्ट्र है, न हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। न तो ये इस्लामिक राष्ट्र है, न इस्लामिक राष्ट्र हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। ये भारत राष्ट्र है, भारत राष्ट्र ही रहेगा। हाँ, उसको ये ताकतें कमज़ोर करने की कोशिश जरूर करती हैं, और जो कमज़ोर करने की कोशिश करती हैं, यानी माने इस तरह के जो पांथिक समुदाय जो होता है, इनमें जो कट्टरवादी तत्व है, जैसे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का एक सामुदायिक समाज है, तो उसमें जो कट्टरवादी तत्व है, उसी प्रकार इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज का एक सामुदायिक तबका है, उसमें भी एक वो कट्टरवादी तत्व है। ये जो है, इनके द्वारा जो स्वार्थी संगठन है, जेएनपीसी, वाम दल, अब तो बीजेपी भी, वो भारत राष्ट्र की नींव को कमज़ोर करने की कोशिश करता है। तो इससे जो है सावधानी बरतनी चाहिए। भारत राष्ट्र यदि मजबूत रहेगा, सुरक्षित रहेगा, सभी लोग जो है वो सुरक्षित रहेंगे, इस भ्रम में न रहे। यदि इसी को कमज़ोर करेंगे तो वो हिंदू सनातन भी असुरक्षित हो जाएगा, इस्लाम भी जो है वो असुरक्षित हो जाएगा, ईसाई भी असुरक्षित हो जाएगा, सिख भी जो है असुरक्षित हो जाएगा। इसलिए जरूरी इस बात की है कि हम भारत राष्ट्र को मजबूत करें, और राष्ट्र धर्म के नाम पर हम सिर्फ धर्म माने फर्ज, हम राष्ट्र धर्म निभाएं। और ये जो हिंदू सनातन है, इस्लाम है, ये तो पंथ है, व्यक्तिगत आस्था है। व्यक्तिगत आस्था को व्यक्तिगत तरीकों घर के अंदर उसका निर्माण करें। सामूहिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन भारतीय है, शुद्धता भारतीय है। यहाँ पर किसी पंथ की कोई भूमिका नहीं है। जो ये जब भी कोई कहे कि हम करें कहो हम हिंदू हैं, तुरंत जो है इस तरह की हरकत को उछलने की तुरंत आवश्यकता है। जो ही कोई कहता है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम मुस्लिम हैं, गर्व से कहो हम सिख हैं, और भी चीज़ें हैं, गर्व से कहो हम ठाकुर हैं, हम ब्राह्मण हैं। तमिल प्राइड, कन्नड़ प्राइड, तेलुगु प्राइड, मलयाली प्राइड, गुजरात गर्वी, बांग्ला स्वाभिमान, एक बिहारी 100 पर भारी, कश्मीरियत, ये सारी इस तरह की प्रवृत्तियों को चलने की आवश्यकता है। भारतीय जनता दल स्पष्ट कर रहा है, लेकिन अफसोस की बात जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं इसी को उभार करके राजनीतिक रोटी सेक रही हैं। इसलिए ज़रूरी है कि इन राजनीतिक पार्टियों का विनाश किया जाए, इनका सर्वनाश किया जाए, इनको जड़ से इनको समाप्त किया जाए, इनको नस्ल में नाबूद किया जाए। लेकिन ये सब करने का मतलब है कि इनको तलवार, बंदूक और तोप से नहीं, इनको मिलने वाले समर्थन से, और जो कि मतपेटी पर करना है। आप सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, तो ये पंथ आधारित देश नहीं है, ये भारत राष्ट्र है, भारत गणराज्य है, इंडियन रिपब्लिक है, और भारतीय गणतंत्र है ये। क्योंकि यह भारत के संविधान से के अनुसार चलता है, तो उसके अनुसार जो है वो निर्देशित है, संचालित है, नियंत्रित है, आदेशित है।
मतलब उसके द्वारा कंडक्टेड, मैंडेटेड, कंट्रोल्ड और डायरेक्टेड है ये। इसलिए ये भारतीय गणतंत्र है। अब देखिए विडम्बना ना, मोदी जी शपथ लेंगे भारतीय गणतंत्र की और उनके चंगू मंगू प्रचार करेंगे हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र। तो एक बार कोई उसे पूछ लेना कि मोदी जी शपथ ले लें वो हिंदू राष्ट्र की, अपने आप जो है दूध का दूध पानी पानी वो हो जाएगा। मोदी जी उनके मंत्री शपथ लेंगे भारत राष्ट्र की अखंडता और एकता और संप्रभुता के लिए, और उनके चंगू मंगू जो है माने बीजेपी के कहेंगे हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र। तो इस तरह का जो झूठ, इससे भी बड़ा झूठ जो है वो जेएनपीसी। तो जरूरत इस बात की है, अब ये राहुल जो है दिन रात झूठ बोल रहा, वो भी देश के खिलाफ। ग्लोबल टाइम्स के अब तो आ रहा है ना, ग्लोबल टाइम्स एक झूठ और अफवाह फैलाने की एक मशीनरी है, प्रोपेगेंडा मशीनरी। उसी की बातों को उठा करके ये झूठ बोलता रहता है। क्या नाम है? राहुल। और सबसे गंदी बात इस देश में ये हो रही है कि जिसने इस देश के साथ गद्दारी किया उसको सब उससे पूछवा रहे हैं। अब ये राहुल अपने नाना अपने बाप के नाना से ये नहीं पूछ रहा है। हालांकि अब तो वो अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन वो इतिहास तो देखे कि इसके बाप के नाना ने तिब्बत दे दिया चीन को गद्दारी करके, 45,000 वर्ग मील दे दिया। तो उस गद्दारी को पहले देखा, और वो तो वह मैंने इतने गद्दार संगठन वाला, अब उसको इन सबों ने एक नैतिक अधिकार दे दिया पूछने का कि चीन जो घुस गया मेरे देश में। ये चैनल वाले ये देखिए, ये समझने की जरूरत है कि चैनल वाले नेहरू को गद्दार नहीं कह रहे हैं। बस इतना ही भारतीय जनता दल कह रहा है कि सब दिन एक साथ नहीं रहेगा, इनका पूरा हिसाब लिया जाएगा। और जो कुछ चैनल अपने को बहुत देशभक्त दिखाने की कोशिश भी करते हैं, जैसे जी न्यूज़ वाला, उसका संदीप कौन है, सुधीर चौधरी, जो कि डीएनए डेली न्यूज़ एनालिसिस चलाता है, और भी हैं, TV9 भारतवर्ष वाला है, इंडिया टीवी का है वो कौन, वो रजत शर्मा है, और रिपब्लिक भारत का वो कौन है, वो गोस्वामी। ये सब नेहरू को गद्दार नहीं मानते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी को गद्दार नहीं मानते हैं। ये सबसे बड़ी गद्दारी है देश की, और सब दिन एक सा नहीं रहेगा। इस देश की आवाम जागेगी, और इसीलिए भारतीय जनता दल कहता है कि इस देश में मानसिक गुलामी बिल्कुल जकड़ के बैठी हुई है। उस मानसिक गुलामी से आज़ादी पानी, और आज़ादी पाने का जो पहला प्रयास करना है कि व्यक्तिगत स्वार्थ को त्याग करके जो है वो राष्ट्रीय भावना लाने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत स्वार्थ आप समझ रहे हैं ना, व्यक्तिगत स्वार्थ मतलब कि कोई भी स्कीम आती है, कोई बात आती है, तो पहले हमारा भला हो या हमारा ही भला हो, और या दूसरे शब्दों में पहले हम उसका उपयोग कर लें, जब बचेगा तो दूसरे लोग उसका जूठन वो उनके काम आएगा। इस तरह का जो है दृष्टिकोण होना ये चाहिए कि कोई भी योजना हो, कोई भी बात हो, वो समाज के लिए है, समाज के हित में अपना हित, देश के हित में अपना हित, ये भावना होनी चाहिए। लेकिन इसे जेएनपीसी ने व्यक्तिगत स्वार्थ लोगों के दिलो दिमाग में, मस्तिष्क में कूट कर भर दिया। इसीलिए राष्ट्रभक्ति नहीं गया, राष्ट्रभक्ति न आने का भी यही कारण। और हमारे आम भारतीयों में, भारतीय भाई बहनों में राष्ट्रभक्ति न है, ये इनकी साजिश है।
जिस वक्त आ जाएगी सुभाष चंद्र बोस वाली, यानी राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भी अमर शहीदों की जज्बों वाली यह राष्ट्रभक्ति आ जाएगी, उसी दिन ये हवा हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। और इसीलिए जो है इन लोगों को सामने नहीं आने देते हैं और इतिहास में तरह तरह के गंदी बातें इनके खिलाफ लिखवाते हैं कि ये आतंकवादी, क्रांतिकारी और भगत सिंह आतंकवादी और नास्तिक क्या क्या लिखवाते हैं। तो ये तो गद्दार हैं सब। और भी ये तो इतिहास के द्वारा और भी गांधी ने, नेहरू ने हमारे इन अमर शहीदों के खिलाफ, हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ बड़ी गद्दारी की है। और नेहरू ने तो मरवा ही दिया है, सारी बात मरवा करके। आज भी झूठी कहानी कि वो हवाई जहाज में दुर्घटना मर गए, सब बेकार की बात है। और उनके मृत्यु से संबंधित सारी फाइलों पर गेडुली मार के बैठ गए, ये क्लासिफाइड फाइलें हैं। इनके बाद मोदी महोदय आए और उन्होंने झूठ मूठ बोला। गुजरात में जब चीफ मिनिस्टर थे तो वो चंद्र कुमार बोस, जो कि उनके ग्रैंडसन है, पोता हैं, मिले उले थे, आश्वासन दिए। और उसी आशा में बीजेपी को भी उन्होंने, चंद्र कुमार बोस ने मैंने उसमें शामिल हुए, ज्वाइन किया। और फिर वही नाटक, कुछ यानी दो एक फाइलों को मैंने उजागर करके, सार्वजनिक करके फिर उस पर बैठ गए। फिर कोई RDI के थ्रू यदि पूछता है PMO से तो फिर वही जवाब कि नहीं इसको हम सार्वजनिक नहीं कर सकते। वो जो GNPC वालों का जवाब था, GNPC जब सत्ता में थे ना, कि हम सार्वजनिक करेंगे तो देशों से भारत का संबंध खराब, बस वही रट्टा। तो अब एक एक करके सारी बात बताई गई है, लेकिन विस्तार से तो जब भारतीय जनता दल आप बीच में आएगा, बताएगा तो ये सारी गद्दारी है। और उस गद्दारी का NPC की सारी गद्दारियों का हिस्सेदार है ये बीजेपी। अब बीजेपी जो है, ये मत समझिए, बीजेपी जो है इस गांधी नेहरू परिवार चन्ना चौकड़ी की सबसे बड़ी रक्षक है। अब समझिए, GNPC इस देश की सबसे बड़ी अभिशाप है, इस देश की सबसे बड़ी गद्दार भी है, सबसे बड़ी दुश्मन भी है, खूंखार औपनिवेशिक ताकत भी है, इस देश को लूटा भी है, सारी संस्थाओं को, कानूनी संस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को बंधक भी बना है। और इस देश को बांट बांट करके तार कर दिया है। हमारे आम और गरीब भारतीय भाई बहनों को नरक की जिंदगी दी है, सब कुछ किया है। उसकी रक्षा करने वाला बीजेपी है। ये तो इसका छल है जनता के आगे, राष्ट्रवाद का एक मुखौटा पान करके GNPC को बचाना। आज बीजेपी वालों से पूछिए कि तुम्हारे नेता, तुम्हारे संस्थापक को मारा गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनकी मृत्यु की जांच वो करवाओगे? नहीं बोलेगा वो। तुम्हारे नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इतने महान नेता को इतने अपमानजनक ढंग से उनको मरवा करके मुगल सराय रेलवे स्टेशन पर यही इंदिरा गांधी फेंकवाई। आप जांच करवाएंगे, सुट हो जाएंगे। उनकी सरकार तो हो गई नहीं 6 साल तक, नहीं बोलेंगे। और उनसे ये भी पूछने की आवश्यकता है कि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ही शायद वो अध्यक्ष थे उसके जनसंघ के, इसने मांग तक नहीं किया, कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु की जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो दबाव था गद्दार इंदिरा का। तो गद्दार इंदिरा बेनकाब न हो जाए, और चूंकि उसी ने मरवाया था, तो इस अटल बिहारी वाजपेयी ने वो मांग ही नहीं किया। और 71 तक आते आते जो बांग्लादेश के साथ युद्ध हुआ, उसमें वो दुर्गा बोलने लगा उनको। देखिए बीजेपी और बीजेपी वालों का चरित्र। वो फोर्स की जो लूट हुई, तो उस लूट का जो सबसे बड़ा माना सरगना था इटली के तो सब हैं ही सब। तो इटली का एक सरगना था, उसका नाम था कोत्रोची।
और ये वाजपेयी जो है 1998 से लेकर 2004 तक प्राइम मिनिस्टर रहा, 6 साल तक। इसको मालूम था कि कहाँ पर है कोतरोची। वो दक्षिणी अमेरिका के किसी देश में था, लेकिन ये पकड़वाया नहीं जानती उसको, सिर्फ इसलिए कि राजीव को बचाना। राहुल ड्रग की तस्करी, नशीली दवाओं की तस्करी, ड्रग की स्मगलिंग में पकड़ा गया था बोस्टन शहर अमेरिका में। उसको बचाया इस वाजपेयी ने प्रधानमंत्री को। और मोदी जी जो है यूपीए सरकार की जितने भी घोटाले थे सब वो खा गए, सुट हो गए, गिगी इनकी बंद हो गई। चलिए ये एपिसोड कुछ लंबा हो रहा है, आगे वाले एपिसोड में विस्तार से बताया जाएगा। इनको बेनकाब करना बहुत ज़रूरी है और यह देश के लिए बहुत ही खतरा है बीजेपी के लिए, क्योंकि ये जीएनपीसी को बचा रहे हैं उनको पाना। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।